2022 में एक कोर्ट ने आपको किसी मामले में दोषी करार दिया था और उसका ऑर्डर लेकर आप भाग गए। इस तरह की घटना नहीं थी, लेकिन उसको टूल दे दिया गया। यूपी के अंदर सांसद हैं कमजोर दिल वाले, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। जनता के बीच में जिसकी अच्छी छवि रहेगी उसी को जनता के बीच में पार्टी उतारती है। 11 साल पहले आपको आवंटित हुए थे 72 भूखंड, वो रद्द करने का काम किया गया फतेहपुर उद्योग विभाग के द्वारा और वहाँ पर 5 अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। हमें तो जानकारी भी नहीं थी कि भूखंड आवंटित कर दिए गए। ये हार बहुत लोगों का अहंकार तोड़ने का काम करेगी। रिजल्ट से जो लोगों ने उत्तर दिया उससे उनको खुद सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई का जो गठबंधन है वो इंडिया के नेताओं को परेशान करने का काम कर रहा है। समय समय पे जो ताकत में रहा है उसके ऊपर ये आरोप लगते रहे। 15 दिसंबर से कांग्रेस यूपी में यूपी परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। कोई भी परिवर्तन यात्रा निकाल ले, लेकिन चुनाव में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बहुमत हासिल कर रही है, अभी उन्हें हराने के लिए एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आने वाले टाइम पर कोई अभी करने की स्थिति में नहीं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। चलिए, धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो आपको और आपकी पार्टी को बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई। 3 बड़े राज्यों में आपने प्रचंड जीत हासिल करी और उसके बाद ऐसे मुख्यमंत्रियों की आपने घोषणा करी जिसकी कल्पना, जिन नामों की कल्पना मुझे लगता है कोई भी नहीं कर रहा था। सिर्फ हाईकमान, पार्टी हाईकमान के लोग जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लोग शायद ना जानते हों। ऐसे मुख्यमंत्रियों की घोषणा आप लोगों ने करी है और ये कहा जा रहा है जातीय समीकरण को देखते हुए इन नामों की घोषणा करी गई है। कैसे देखते हैं आप पूरे समीकरण को? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आप ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और पार्टी का स्ट्रक्चर बूथ स्तर तक है और कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हर चुनाव को पार्टी बड़ी चुनौती से लड़ती है और बड़े नेता, छोटे नेता, सब कार्यकर्ता बन करके जो दायित्व, जो जिम्मेदारी जहाँ जिसको मिलती है उसको बाखूबी उसे निभाते हैं। और लगातार जिस तरह से माननीय मोदी जी के लगातार 9.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में लोगों का जिस तरह से विश्वास जगा है गरीबों का, वही जीत का मेन कारण है कि बहुत लंबे अरसे से सरकारों ने काम किया, लेकिन 9.5 वर्ष के कार्यकाल में जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं बनी वो जन जन तक पहुंची पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। और अच्छे मन से जब नेतृत्व काम करता है तो निश्चित तौर पर सारी योजनाओं का लाभ भी गरीबों को मिलता है। आप राकेश जी लाभ की बात कर रहे हैं, जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके एक पुराने साथी हैं, समाजवादी पार्टी आपने छोड़ी थी 2019 के आसपास, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। उनका इन चुनावों का जब नतीजा आ गया, उनका कहना ये है कि ये हार बहुत लोगों का अहंकार तोड़ने का काम करेगी। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? लोगों का कहना है कि कांग्रेस की तरफ वो इशारा कर रहे थे। देखिए, वो क्या कह रहे थे वो एक अलग की बात है, लेकिन जितना कम वोट इस बार उनकी पार्टी को मिला है, शायद कभी इतना कम वोट नहीं मिला है। और वो जिस तरह से चुनाव के पूर्व दावे कर रहे थे कि हमारी कई सीटें आएंगी, हम बहुत सीटों को जीतेंगे, मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो अब ये उनका कहना अलग है, लेकिन उनके प्रति जो लोगों का रिजल्ट से जो लोगों ने उत्तर दिया उससे उनको खुद सबक लेना चाहिए। जब हम लोग थे
उस दौरान भी माननीय मुलायम सिंह जी जब नेतृत्व करते थे तो काफ़ी सीटों में रनर विनर की लड़ाई होती थी, कई कई सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, लेकिन इस बार तो 0.5% के करीब करीब वोट मिला है। सबसे कम वोट जब से पार्टी बनी हुई है तब से आज मिला है। आपने सबक की बात करी तो सबक लेते हुए उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया, अखिलेश यादव ने ऑन कैमरा ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बहुमत हासिल कर रही है, अभी उन्हें हराने के लिए एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी चुनाव है, जब नीचे बूथ स्तर तक किसी पार्टी की तैयारी नहीं होगी तो मैदान में लड़ेगी क्या। आज जितना बड़ा स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने अपना खड़ा कर दिया है, हर बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, बूथ स्तर पर कमेटी बनी हुई है, सेक्टर प्रभारी हैं, मंडल प्रभारी हैं और कई कई मोर्चे के संगठन हैं। मेन बॉडी का है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है। तो कई कई अगर अब हम लोग अभी विकसित भारत यात्रा जो चल रही है, माननीय मोदी जी ने जो पूरे गांव-गांव रथ बना के भेजा है, तो कोई कार्यक्रम होता है तो 250-300 तो कार्यकर्ता ही इकट्ठा हो जाता है। तो जब इतनी बड़ी फौज तैयार है पार्टी की, अब विपक्ष में तो कोई दिखता नहीं है। अभी वोटर लिस्ट में संशोधन का काम चल रहा था, उसमें हर पार्टी को चुनाव आयोग कहता है कि BLO 2 आप अपना बना लीजिए, BLO रहेगा और BLO 2 रहेगा। उसमें अभियान चलता है प्राइमरी स्कूल में, वोटर लिस्ट में किसका वोट काटना है, किसका जोड़ना है। हमने जहाँ जहाँ भी प्रभारी मंत्री के नाते बस्ती में, फतेहपुर में, अपने विधानसभा में हम जब गए अचानक तो BLO 2 भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी के मिले नहीं। हमने पूछा भी कि और कोई पार्टी का नहीं है, तो जबकि चुनाव आयोग सभी पार्टी को ये राइट देता है कि आप अपना एक BLO 2 का नाम दे देंगे तो वो कोई फार्म भरेगा, ऑनलाइन करेगा, हर तरह की सुविधा चुनाव आयोग देता है। लेकिन कहीं किसी पार्टी का उत्तर प्रदेश में BLO 2 नहीं मिला, केवल भारतीय जनता पार्टी का या BLO और या प्राइमरी का टीचर या अन्य लोग। तो स्ट्रक्चर ही नहीं है। वो लोग लड़ते हैं चुनाव में कि इनकी बुराई होगी, इनके निगेटिव जब जनता जाएगी तो हमें जिता देगी, ऐसा कुछ है नहीं। यानी वो एक तरीके से वेट एंड वॉच की स्थिति में है, धरातल पर कोई कार्य कर नहीं कहीं रहे। कोई किसी की स्थिति ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आने वाले टाइम पर कोई अभी करने की स्थिति में नहीं। लेकिन वो तो ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय एक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के तौर पर जो अभी ताज़ा उदाहरण वो दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो वो 2 कारणों से बनाया गया है। एक, यादव वोट बैंक को साधने के लिए, दूसरा OBC वोट बैंक को साधने के लिए। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं उनके यहाँ ये निश्चित है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं इनमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कोई, जो आप खुद कह रहे हैं कि कोई नहीं कहता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसमें इसीलिए कार्यकर्ता प्राण प्रतिष्ठा से काम करता है कि पता नहीं कब कहाँ किसको मौका मिल जाए और मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए। और आपके तीनों भी स्टेट में देख लीजिए, इनके नामों की तो चर्चा आपके चैनलों में नहीं थी। ऐसे लोगों को मौका मिला। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कोई कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, यहाँ सबको मौका है। यहाँ ये नहीं है कि इनके बाद ये बनेगा। मुख्यमंत्री की सीट यहाँ आरक्षित नहीं, कभी कोई बन सकता है या कभी किसी पद पर कोई पहुँच सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो जितना भी स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई एक मालिक नहीं, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं के राय से, सहयोग से, हर चीज़ चर्चा करके आगे काम होता है। आप चर्चा करके काम होता है कार्यकर्ताओं के द्वारा, आप ये कह रहे हैं, और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना है वो एक बात और कहती है। इंडिया गठबंधन ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और ED CBI का जो गठबंधन है वो इंडिया के नेताओं को परेशान करने का काम कर रहा है। ये आरोप उनकी तरफ से। देखिए, अब ये समय समय पे जो ताकत में रहा है उसके ऊपर ये आरोप लगते रहे। ये शुरू किसने किया था? बहुत लंबे समय पर एक पार्टी का राज रहा। हमारे यहाँ तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि किसी के बदले के भाव से काम हो।
अब इस जिस तरह से अब बता रहे हैं ईडी, अब मान लीजिए किसी पार्लियामेंट मेंबर के यहाँ छापा पड़ा है, अभी भी गिनती जारी है, संख्या नहीं कि कितना पैसा उनके पास है। तो अगर ऐसी जगह कहीं छापामारी हो रही है तो ये तो कानून तो ये नहीं कहता ना कि इतना धन आप रखें और इसको इस तरह से। तो इसमें कि ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसको इस तरह से किसी सरकार ने परेशान किया होगा? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, आम जनता के लिए काम करती है और उनके दिलों को जीतने का काम करती है, तब इतने भारी मतों से चुनाव जीता जाता है। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 2024 का चुनाव सामने है और तमाम पार्टियां उसकी तैयारी में लग चुकी हैं और अब ये माना जा रहा है कि शंखनाद 2024 का हो चुका है। यूपी से आप आते हैं और यूपी में आपकी खासी पकड़ है, ज़मीनी नेता आप माने जाते हैं जो जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनता के बीच में हर वक्त रहते हैं। सवाल ये है कि कई सारी पार्टियों का गठबंधन यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अलग से अपना सीटों का दावा ठोक रही है, निषाद पार्टी अलग दावा अपना ठोक रही है। क्या सीटों का समीकरण बन पाएगा? जिस तरीके से दावा अलग अलग पार्टियां अपनी तरफ से ताल ठोक रही हैं और सीटों की मांग कर रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 6.5 साल से काम कर रही है और जितनी भी देश की, प्रदेश की संयुक्त योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, सभी लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं योगी जी के नेतृत्व में। लगातार योगी जी जिस तरह से 24 घंटे में 18 घंटे प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, और जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचे उनके लिए, जितने पार्टी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सबकी जिम्मेदारी रहती है कि अपने अपने क्षेत्रों में इन चीज़ों को देखें कि लोगों, अंतिम व्यक्ति तक लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो उसके हकदार हैं किसी योजना का लाभ पाने के लिए, वो मिले। तो वो सब काम चल रहा है अभी। तभी डबल इंजन की सरकार दोबारा रिपीट कर गई। पहली बार 37 सालों बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। कुछ लोग जो ये कहते हैं वो तो पहले ही मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनके यहाँ तो विभाग बंटने शुरू हो गए थे। और इसके बाद भी जो स्थितियां हैं हमारे यहाँ, जो सुहेलदेव हैं या अपना दल है या आपका राजभर जी हैं या संजय निषाद जी हैं, 2-3-4 लोग जो हैं, सब में सामंजस्य है और कहीं किसी का ऐसा कोई दावा नहीं है जो कोई बात हो। और स्थिति ये है कि हम लोगों की जो रणनीति है, 80 में 80 सीटें जीतने की रणनीति है और उस पर काम भी चल रहा है हर जगह। पूरे अभियान के तौर पर जब लोग चुनाव घोषित होगा, लोग लड़ेंगे, तब तक हमारी पूरी पार्टी की योजना बन करके तैयार है। और आप आगे रिजल्ट तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जो बड़े बड़े नेता हैं, अपनी सीट बचाना इनको मुश्किल हो जाएगा। पूरी मजबूती के साथ पार्टी ने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। जो सीटें हम लोग हारे थे, 64 सीटों के अलावा, उन सीटों पर अलग से हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं। हर सेक्टर पर रामपुर हम लोग जीत गए। लोग कहते थे रामपुर आप कैसे जीत जाएंगे? आजमगढ़ अभी उपचुनाव में हम जीत गए, ये सब इनकी बड़ी मजबूत, आजमगढ़ कैसे जीत जाएंगे? इन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने काम के बल पर जीता है। तो आने वाले आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई चुनौती ऐसी नहीं है, न कोई पार्टी लड़ने की स्थिति में इनका। अभी जब आप बता रहे हो कि उन्होंने ये कह दिया कि बड़ा घमंड टूटा है, तो ये घमंड एक दूसरे के तोड़ने में इनका काम होगा। इधर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के चले, हाँ, तो बस वो घमंडे तोड़ते रहेंगे और एक दूसरे के घमंड पर ही वो करते रहेंगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात के लिए तैयार है और वो कहीं किसी को वोट देने के लिए नहीं। हम लोग तो जाते हैं गांव-गांव, आप भी जाके देखें कि जिस तरह से गांव में आज भी मोदी जी के लिए लोगों को लगाव है, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए लोगों को लगाव, लगातार प्रयास रहता है पार्टी का। बूथ स्तर तक पार्टी का प्रयास रहता है कि जो भी योजनाएं जन जन तक पहुँचे। कहीं कोई गड़बड़ी करता है उसको
हम लोग कार्रवाई कराने का भी काम नहीं, करते हम लोग तो जाते हैं, हमारा तो काम है, और हमारी टीम लगातार लोगों के संपर्क में रहती हैं। आपने ये बात कही कि बहुत सारे कार्य जनता के लिए किए जा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आप लोगों को बहुमत मिल रहा है अलग अलग राज्यों में। लेकिन एक सवाल और है, और वो आपकी पार्टी के अंदर का ही है, और मैं यूपी के ही सांसदों की बात यहाँ पर करूँगा। जिस तरीके से इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम आए, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी के अंदर बड़े बड़े सांसदों के, यानी मैं दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि जो यूपी के अंदर सांसद हैं कमजोर दिल वाले, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे सांसदों का टिकट कटने जा रहा है और कई मंत्रियों का चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। आपका नाम भी उसमें हम मान सकते हैं? देखिए, हमने कहा कि ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और तमाम तरीके का पार्टी फीडबैक भी लेती रहती है। जनता के बीच में जिसकी अच्छी छवि रहेगी उसी को जनता के बीच में पार्टी उतारती है, और टिकट किसी को काटती भी है तो उसको आगे मौका देती है। बहुत सारे लोगों को चुनाव नहीं लड़ाती तो उनको राज्यसभा भेजती है, कहीं एमएलसी भेजती है, कहीं संगठन का दायित्व देती है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ये सब नहीं है कि चुनाव में कार्यकर्ता को मौका मिलेगा तो लड़ेगा। जो मंत्री हो वो भी कार्यकर्ता बन के काम करता है, सांसद है वो भी कार्यकर्ता, एक बूथ का अध्यक्ष है वो भी कार्यकर्ता। यहाँ सब कार्यकर्ता की भाव पर हैं, और जब जहाँ पार्टी का जो हाईकमान का आदेश होता है वो उसको पालन करना होता है। तो यहाँ किसका टिकट कटेगा किसका बचेगा तो ये मान के उसको खुद चलना चाहिए कि अगर उसकी छवि जनता के बीच में अच्छी है तो उसका टिकट कहाँ कटना है। जीतने वाले को टिकट निश्चित तौर पे मिलना है, और अगर कहीं किसी की बैकग्राउंड और छवि खराब आ रही है और पार्टी को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है तो वहाँ किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका देती है। तो इसीलिए यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी, कभी किसी कार्यकर्ता का नंबर आ सकता है, और कहीं कोई ये नहीं आज हम मंत्री हैं, आज हम विधायक हैं, सरकार में हो सकता है कल हमारी जगह कोई दूसरा बैठ जाए। तो ये सब परमानेंसी नहीं है यहाँ। तो यहाँ एक काम करने का भाव है, लोग काम करते रहते हैं, और कहाँ कब किसको दायित्व मिलना है वो पार्टी का हाईकमान तय करता है। परमानेंसी यहाँ पर किसी की नहीं है। इसी से मुझे एक सवाल और याद आया। 2017 के दौरान आपको याद होगा एक चर्चा हो रही थी और बातों बातों में लोग कहते थे, होर्डिंग्स भी लगे थे खासतौर से गोरखपुर की साइड के, दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी। 2017 के बाद योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, 2022 में दोबारा बने। आप उनके साथ वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री के तौर पर सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब एक और चर्चा फिजाओं में है और लोग कह रहे हैं कि मोदी के बाद अब योगी। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो ये मानने लगा है कि मोदी जी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में योगी चेहरा बनेंगे। देखिए, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। मोदी जी गुजरात से आकर के उन्होंने देश की कमान को संभाला, और जिस तरह से उन्होंने ताकत दी पार्टी को, और मोदी जी के समय पर भाजपा का तमाम प्रदेशों में फैलाव हुआ और एक बड़े विस्तार से पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और जो आप बात कहते हैं तो इसमें मोदी जी अभी हैं, अभी तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अभी बड़ा लंबा समय है ये। किसके बाद कौन आएगा, ये सब कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, इसमें कभी किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, कौन कब प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप कह रहे हैं यूपी के अंदर कोई चुनौती नहीं। जल्दी जल्दी से बस 2-3 सवाल और हैं। आप कह रहे हैं यूपी के अंदर कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन 15 दिसंबर से कांग्रेस यूपी में यूपी परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? अब आप ये समझ लीजिए, कांग्रेस के पास इस समय कैंडिडेट लड़ने वाले नहीं है उत्तर प्रदेश। परिवर्तन यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में चली, गुजरात या राजस्थान में चली, छत्तीसगढ़ में सब चलती रही। रिजल्ट सामने क्या है? चलिए ठीक है, परिवर्तन यात्रा काम उनको करना है, परिवर्तन के लिए उनको आगे करना चाहिए, लेकिन बहुत लंबा समय इस देश की जनता ने उनको दिया है। बड़ा लंबा समय उनको मिला है और समय परिवर्तनशील है। आज भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली है, उनको भी अवसर मिला था। उस समय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम जो है जो भी पैसा विकास के लिए भेजते हैं तो वो नीचे
20% 25% पहुँचता है, बाकी सब चला जाता है। आज मोदी जी जो भी योजनाओं का पैसा भेजते हैं 100% जा रहा है सबको। किसान सम्मान निधि है वो सीधे आरटीजीएस खाते में जा रही है, पेंशन है, जितनी सारी योजनाओं का लाभ है सब लोगों को सीधे मिल रहा है। और कहीं कोई अगर अड़चन पैदा करता है उस पर सीधे कार्रवाई हो रही है। तो कोई भी परिवर्तन यात्रा निकाल लें, लेकिन चुनाव में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। चुनाव 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने पूरे संगठन और सरकार की तमाम सारी योजनाओं के आकर्षण से और मोदी जी और तमाम संगठन की ताकत से फिर 80 सीटें उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जाते जाते सिर्फ एक दो सवाल व्यक्तिगत आपसे जुड़े हुए, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगता है कि आपके द्वारा जनता के बीच में वो सही जवाब चला जाए बेहतर होगा। 11 साल पहले आपको आवंटित हुए थे 72 भूखंड, वो रद्द करने का काम किया गया फतेहपुर उद्योग विभाग के द्वारा, और वहाँ पर 5 अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, वो दौर में भूखंड जब आवंटन हुए तो हमें तो जानकारी भी नहीं थी कि भूखंड आवंटित कर दिए गए। शायद जानकारी होती तो उन पर कार्रवाई आगे बढ़ती। हम जब मंत्री बने, हमारे ऊपर दायित्व आया तो हमने फतेहपुर में 3 बार बैठकें ली और हमही ने कहा कि भाई कितने अपने औद्योगिक स्थान है और जहाँ जहाँ इकाई स्थापना नहीं हुई उनके सबको नोटिस निकालिए, कैंसिल करिए और नए लोगों को वो स्थान आवंटित करिए। इसके बाद भी अधिकारियों ने वो हमको नहीं बताया। ये सब लगभग साल भर बीत गया होगा, हमें जानकारी नहीं हुई। एक मीडिया के हमारे मित्र उन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो लेकिन जब बाद में हमको नहीं बोले नहीं भाई साहब ये एकदम क्लियर बात है, तो अगर उन्होंने नहीं लिखा उस दिन, मैंने जब फ़ोन किया संबंधित अधिकारी को तो उसने कहा कि हाँ सर हम कई बार बताना चाहते थे, आपको संकोच में नहीं बता पाए। हमने कहा तुम्हें बताना चाहिए, कोई बात चीज़ मीडिया से आ रही, मान लो हम भले ही उस विभाग के मंत्री हैं, अगर कहीं हमारी संस्थाओं के नाम से कोई आवंटन है, संस्थाओं के नाम पे आवंटन थे वो, लेकिन उसमें ना तो आवंटन लेटर निर्गत था ना 1 रुपया जमा था। हमने जैसे पता चला दूसरे दिन ही संस्थाओं से चिट्ठी लिखा करके कि इनको मतलब निरस्त करिए और इनको आम तरीके से नीलामी में जो प्रक्रिया उनको जारी करिए। लेकिन अब वो 72 भूखंड ऐसी एक चर्चा हो गई, चूँकि हम मिनिस्टर थे, लेकिन वो जहाँ पर थे वो संस्थाओं के नाम पे दिए गए थे कि हमें स्कूल बना दिए जाए। उस समय के भी हमने काफ़ी लोगों से बात की, अधिकारियों से बात की कि ये हुआ कैसे, तो बोले आप एक बोल आए थे, एमपी थे, तो ये था कि इन इलाकों में स्कूल नहीं तो कोई आप स्कूल बना देंगे। तो चूँकि संस्था के नाम पर भी वो हम लोग एमएसएमई में कोई अगर हमारे यहाँ स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए कोई भूखंड पड़ा है तो हमसे मांगेगा तो हम उसके लिए दे सकते हैं, ये नियम है। तो उसी नियमों में उन्होंने कर दिया था, मेरी तरफ से कहीं कोई आवेदन नहीं था। लेकिन जब पता चला तो मैंने वो कर दिया, लेकिन जब एक मंत्री के ऊपर ये बात आई तो इतना मीडिया ट्रायल कर दिया, फिर भी उसका मैंने जवाब दिया। और चूँकि अगर कहीं कोई मैंने आवंटित कराए होते या कुछ किया होता तो उस समय 2012 में तो लाखों के भूखंड थे, हम पैसे जमा करा के उनको सब आगे बढ़ा देते। तो वो चीज़ आई गई, ख़त्म हो गई, वो हमने तुरंत वापस कर दिए। तो उनको बाकायदे सब जो आम छोटे छोटे हमारे एमएसएमई के इंडस्ट्रियल लोग हैं उनको आवंटित करें। उसी लिए हमने पूरे प्रदेश में इसका सर्वे कराया और तमाम जगह इस तरह की स्थिति निकली। कई हमारे पत्रकार साथियों के फ़ोन आए कि भैया वहाँ पर ये स्थिति है, मेरे साथ ये स्थिति हो गई। तो पूरे प्रदेश में हम लोगों ने सब ऑनलाइन कर दिया कि किसको कहाँ ज़मीन चाहिए, क्योंकि इधर इन्वेस्टर मीट हुआ, बड़ा लंबा एक लोगों का विश्वास जगा, 40 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव आए। तो जगह जगह
जनपदवार ये कार्यक्रम हुए तो जगह भी लोगों को डिमांड थी, तो कहाँ कौन भूखंड पड़ा है, कौन किसमें उद्यम नहीं लगा है, कितने दिन में उसको चालू हो जाना चाहिए, उनको नोटिस दी गई उनका, तो ये सब कार्रवाई की गई। लेकिन कहीं कोई जो आरोप लगा था वो 72 भूखंड नाम था, लेकिन अगर उनका एरिया देखा जाए तो एक का एरिया था 4000 मीटर, 4450 मीटर होगा, और एक का होगा 6000 मीटर। टोटल 72 भूखंडों का एरिया 10,000 मीटर था। इसीलिए आपसे सवाल पूछने का मकसद ही ये था कि आपका वर्जन भी जनता तक 10,000 मीटर जगह थी वो बात, लेकिन वो छोटे छोटे प्लाट 50 गज, 60 गज, 70 गज छोटे छोटे प्लाट गांव के लिए काटे गए थे, तो भूखंड 72 हो गए। और एरिया देखिए तो एरिया मुश्किल से उसका 10,000 मीटर दोनों भूखंडों का मिला के नहीं। आपने पता नहीं कभी चेक किया है अपना नाम गूगल पर या नहीं? मैं चेक किया तो सबसे ऊपर दो चीज आती है, एक ये आता है हाँ। और दूसरा सवाल और आता है, और मैं सवाल इसीलिए दूसरा भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आगे सब कोई सर्च करे आपका नाम तो उन सवालों और आरोपों के साथ आपका ये जवाब भी उसमें जाए, जनता को सही जवाब पता चलना चाहिए। दूसरा जो उसमें सवाल आता है या आरोप आता है उसमें यह आता है कि 2022 में एक कोर्ट ने आपको किसी मामले में दोषी करार दिया था और उसका ऑर्डर लेकर आप भाग गए थे, इस तरह का आरोप उसमें लिखा हुआ आ रहा था। अगर आप उस मामले के बारे में भी कुछ कहना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए वो भी इस तरह की घटना नहीं थी, लेकिन उसको तूल दे दिया गया कि मैं लेके भाग गया, सीसीटीवी कैमरे लगे थे, बाद में जांच हुई। तो हमने तो जब ये बात आई कि इस तरह से एक मानसिकता के तौर पर मैं नहीं कह सकता न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी, लेकिन ये सही है कि मैं गया था, मेरे को जाना था एक कार्यक्रम में। मैंने वकील से कहा कि हमें कार्यक्रम में जाना है, आप अपना देख लीजिए। मैं वहाँ से निकल आया, अब बता के निकला हूँ। निकलने के बाद जब मैं कार्यक्रम में, एक इंडस्ट्री की मीटिंग थी, वहाँ पर लोगों ने कहा कि यार वहाँ तो इस तरह से खबर चल रही है उसमें सोशल मीडिया में, तो हमने बात की तो बोले हाँ यहाँ ये बोला जा रहा। फिर हमने वकील से बात की तो हमने कहा, मैं वही पनकी में था, मैंने कहा मैं यहीं पे हूँ। फिर बीच में चूँकि वो मामला तूल पकड़ गया, केस रजिस्टर्ड हो गया, तो मैंने वहीं पर कहा कि वहाँ पूरे कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर हमने कोई दस्तावेज लिया या हर न्यायालय में सीसीटीवी कैमरा रहता है तो मेरा तो ज़रूर उसमें फ़ोटो आएगा, तो उसको देखा जाना चाहिए कि भाई अगर है तो हम दोषी हैं। तो बाद में वो सब उसकी इंक्वायरी हुई, कहीं कोई इस तरह का प्रकरण नहीं था, समाप्त हो गया। ये था कि एक छोटा सा प्रकरण था, बड़ा पुराना 1990 का विद्यार्थी जीवन के, कि मेरी राइफल मेरे नाना की राइफल थी और मेरे नाम पुलिस ने उसको केस दर्ज कर दिया था, जबकि उसका लाइसेंस था और वो राइफल भी मिल गई, लाइसेंस भी मिल गया। लेकिन अब वो चूँकि राजनीति में रहने का तो जरा सा कोई मैटर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग कहीं छोड़ते तो है नहीं किसी को, तो उसको एकदम वो कर दिया। लेकिन कहीं कोई इस तरह का नहीं था। न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करते हैं और न्यायपालिका में जो केस भी चलते हैं, जो जज कोई फैसला देते हैं उसका भी सम्मान है। लेकिन इस तरह का कोई घटना नहीं थी। बाद में सब ठीक हो गई, जब जांच हुई तो कहीं कुछ पाया नहीं गया। लेकिन वो बीच में हो गया कि मंत्री आए और आर्डर लेके भाग गए, चले गए। अरे हम क्यों भाग जाएंगे जब हम सरकार में मंत्री हैं, हमारे साथ 1 दर्जन सिपाही पुलिस वाले रहते हैं, 4 गाड़ियाँ, हम क्यों भाग के चले जाएंगे। राकेश जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर यूपी में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतने जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।